हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? स्वागत आपका दा बायोवाला में। तो आज हम लोग लेके आ गए हैं आप लोगों के लिए क्लास 12 जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में जो लेक्चर पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था मानव जन्म। तो सेकंड अध्याय की जो शुरुआत की थी, तो उसमें मैंने आपको उसकी बेसिक चीजें थी वो गई थी, और काफी चीजें धीरे धीरे करके हम कवर कर चुके हैं। और लगभग में तकरीबन इसके 7 वीडियो आपको मिल जाएंगे, और आपका ये 8वां वीडियो रहने वाला है। अभी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इसके बारे में, मासिक धर्म के बारे में, मासिक चक्र, मासिक धर्म, इसके बारे में पढ़ा था। ठीक। और इसमें स्टार्ट करेंगे, इसमें पढ़ेंगे निषेचन। उसके तुरंत बाद अगला टॉपिक बनता है, वो आता है निषेचन का। ठीक है। तो पहले हम चीजों को जोड़ेंगे, इसको और इससे क्या रिलेशन है। ठीक है। जो मैंने आपको उसमें प्रश्न पढ़ाया था, और मैंने ये बोला था एक स्टेज आती है उसमें, इसमें अंडोत्सर्ग, जो आपकी 14वें दिन होती है। 14वें दिन जो अवस्था होती है, एक स्टेज होती है, जिसे बोलते हैं अंडो उत्सर्ग। अंडो उत्सर्ग। ठीक। इसको जोड़ेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे इसको, फर्टिलाइजेशन को। तो देखो, परिभाषा तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ी ली होगी कहीं ना कहीं से, बुक से, हाई स्कूल में पढ़ के आ रहे तब भी पढ़ा होगा। और हालांकि ये 6, 7, 8 में भी आपको निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है, तो पढ़ने को मिल जाता है। ठीक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी गुजारिश करेंगे आप लोगों से, यदि आप लोग अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो में जब आ गए हैं तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। ठीक। बस इतना से करेंगे, बाकी देखेंगे देखो क्या होने वाला है इसमें। तो देखो, निषेचन होता क्या है। तो निषेचन होता क्या है, तो मैंने परिभाषा लिख रखी है आपकी, नर युग्मक का अगुणित केंद्रक, नर युग्मक का अगुणित केंद्रक मादा युग्मक के अगुणित केंद्रक के साथ संलयित होता है। ठीक है। संलयित होता है या संलयन करता है या मिलता है, उसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यह क्रिया जो होती है, ये अंडवाहिनी के किस भाग में होती है, एम्पूला भाग में होती है। ठीक। बस अब इसका मैं तुम्हें अच्छे से बताएं कि है कहां पर एम्पूला होता है। सपोज करिए आपकी ये रही ओवरी, और ओवरी के ऊपर ये जो संरचना रहती है आपकी उंगली जैसी, और फिर ये खुला हुआ पार्ट एम्पूला, देन फिर ये पतला भाग हो जाता है ऐसे। ठीक। तो ये भाग जो रहता है ये आपका फिमरी होता है, और ये जो फूला हुआ जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एम्पूला। ठीक। इस भाग को क्या बोलते हैं, एम्पूला बोलते हैं। और ये जो है आगे कहां जुड़ता है, ये जो है आगे चला जाता है, जो जुड़ता है गर्भाशय से जाकर के। ठीक। एक सेम इधर से होती है, लेकिन मैं इधर नहीं बनाऊंगा, लिखा हुआ इधर से है। तो ये यहां पर कहीं आकर के क्या हो जाता है, आपका निषेचन होता है। और नीचे से क्या जाते हैं, नीचे से जाते हैं आपके स्पर्म, जो शुक्राणु होते हैं वो नीचे से जाते हैं, वो जाकर के यहाँ पर मिलते हैं। तो ये तो रहा इसकी मतलब साइड, होता है कहां पर, स्थान कौन सा होता है। ये क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज में पूछा जाता है, निषेचन कहां पर होता है। तो वैसे तो ऑप्शन ज्यादा है, डीप में जाता है, तो आपको एम्पूला करके रखना है। और हालांकि इंटर क्लास के बच्चे हो तो आपको एम्पूला बोलना है, लेकिन सामान्यतः ऐसे पूछ लिया जाता है तो बोलते हैं अंडवाहिनी में होता है। ठीक है। अंडवाहिनी, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, ये इसके नाम है, इसमें होता है। ठीक। अब ये निषेचन जब होता है तो इससे पहले, इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहला काम क्या रहता है निषेचन में। तो निषेचन की जो पहली अवस्था जो होती है, इसमें वीर्य सेचन होता है। ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, वीर्य सेचन होगा, इंसेमिनेशन, वीर्य सेचन। वीर्य सेचन के समय क्या होता है, एक पुरुष मादा के जननांग में है। ठीक है। मादा जननांग में क्या करता है, एक बार में 3 से 5 ml वीर्य स्खलित करता है, वीर्य स्खलित करता है, स्खलित करता है। ठीक। इसमें क्या होता है, 3 से 5 ml वीर्य स्खलित करता है। इसमें एक बार में होता है। तो इसमें कितने होते हैं, इसमें 20 से 30 करोड़, 20 से
30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। ठीक है, कितने मैंने लिखे हैं? 20 से 30 करोड़ क्या होते हैं आपके? शुक्राणु होते हैं। ठीक, 20 से 30 करोड़ शुक्राणु होते हैं। क्या ये शुक्राणु निषेचन के लिए योग्य है? आंसर होगा नहीं, ये निषेचन के लिए योग्य नहीं है, ये निषेचन नहीं कर सकते तुरंत। मतलब जैसे स्खलित हुए हैं और तुरंत इन्हें ओबा से मिला दिया जाए तो क्या निषेचन कर पाएंगे? नहीं, निषेचन नहीं कर सकते। निषेचन करने के लिए क्या होता है, मादा के जनांग में जो जेनाइटल ट्रैक होता है, इस ट्रैक में क्या होता है, इसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। ठीक, बहुत सारे परिवर्तन आते हैं शुक्राणु के अंदर। तो इस परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? एक शब्द लिखते हैं एनसीईआरटी, लिखते हैं, आप लोग लिखे होंगे कैपासिटेशन। ठीक है, जिसे क्षमतायन बोल देते हैं, क्षमतायन, क्षमतायन। ठीक, क्या बोलते हैं? क्षमतायन बोल देते हैं। क्या होता है, सब बात समझेंगे अभी जस्ट। या इसी का नाम एक और है, क्षमतायन बोल देते हैं, और या इसी क्या बोलते हैं? संधात्रा, संधारित्रा। ठीक, संधारित्रा बोल देते हैं। ठीक है, तो ये तो इसे बोल देंगे संधारित्रा बोलते हैं, या क्षमतायन, या बोलते हैं कैपासिटेशन। ये प्रोसेस होती है तुरंत निकलने के बाद में। जैसे वीर्य पहुंचता है गर्भाशय में, ठीक है, योनि से होते हुआ, योनि यानी गर्भाशय, ग्रीवा से होते हुआ कहां जाता है? आपके गर्भाशय पहुंचता है। तो गर्भाशय की जो सिक्रेशन होता है, गर्भाशय भी क्या होती है? कुछ सिक्रेशन होगा, कुछ स्राव होगा। उस स्राव की उपस्थिति में क्या होगा, इसमें जो आपका स्पर्म है, जो आपका स्पर्म है, इसमें क्या होता है? कुछ चेंजेस आते हैं। इसमें क्या कुछ चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस क्या क्या करते हैं? कुछ परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों को हम बोलते हैं कैपासिटेशन। ठीक, क्लियर? अब देखो, जब कैपासिटेशन होता है तो होता क्या है बेटा? मान के चलिए, देखिए ये आपका क्या है, एक आपका स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु है, ये इसकी टैल हो गई, और ये इसके अंदर जो लंबा लंबा ये क्या है आपका? इसका होता है केंद्रक। ठीक, अब इसके ऊपर क्या होते हैं? कुछ ऐसी ऐसी प्रोटीन होती हैं उसकी एक्टोसोम की, और इन सब के ऊपर क्या होती है? एक ऐसी करके एक परत होती है। ठीक, एक परत होती है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले स्टार्टिंग में जो गर्भाशय का स्राव है, ये स्राव क्या करेगा? इसको रिमूव करेगा, इसको रिमूव करेगा। तो हम अब क्या करेंगे? कुछ ऐसा करके बनाने वाले हैं। इसमें आपको ये नहीं शो करनी है, ये समझ लिए, ये आपका जो है, ये स्पर्म है विदाउट लेयर के, विदाउट लेयर की। अब ये लेयर किसकी होती है? तो इसकी बात करते हैं, ये होती है ग्लाइकोप्रोटीन। किसकी परत होती है? ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, और क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, कोलेस्ट्रॉल होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, ये यहां से हट जाते हैं। ठीक है, जब ये यहां से हट जाते हैं तो क्या होता है? इसकी ये लेयर जो होती है, ये वाली, ये कैल्शियम आयन के लिए, कैल्शियम आयन सबका रोल आने वाला है। कैल्शियम आयन के लिए क्या हो जाती है? परमेबल हो जाती है, मतलब बोले पारभासी हो जाती है, पारगामी होती है, पारगामी, पारगामी हो जाती है। ठीक, परमेबल हो जाती है, जिसके थ्रू क्या होते हैं? जो कैल्शियम आयन होते हैं वो इसके अंदर एंट्री कर जाते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं कैपासिटेशन। ठीक, अब यहां से जब ये प्रोसेस हो जाता है, शुक्राणु कुछ ऐसा दिखता है। अब ये शुक्राणु क्या करेगा? मूव करेगा आगे के लिए, ऊपर के लिए जाता है। अब ऊपर के लिए जाता है तो इसे क्या पता कहां पर अंडा ओवा कहां पर है, क्योंकि आपको अच्छे से पहले से सारा विदित होगा आप लोगों को कि ये आपकी दो ओवरी होती हैं, एक मैंने इधर चक्कर चलता है, एक इधर चलता है। तो इसे क्या पता है कि इधर अंडा है, क्या इधर अंडा है, किधर जाएगा? तो इसके लिए क्या होता है? इसके लिए इसके ऊपर एक और प्रोटीन होती है जिसे बोलते हैं फर्टिलाइजिन। क्या होती है? फर्टिलाइजिन, फर्टिलाइजिन प्रोटीन होती है। ठीक, स्पर्म के ऊपर, शुक्राणु के ऊपर, शुक्राणु के ऊपर क्या होती है? फर्टिलाइजिन प्रोटीन होती है। और अंडाणु जो होता है, ओवा जो होता है, उसके ऊपर होती है एंटी फर्टिलाइजेशन, एंटी फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन प्रोटीन होती है। ठीक, ये प्रोटीन क्या करती है? ये प्रोटीन इसको आकर्षित करती है। क्या करती है? इसको आकर्षित करती है। ठीक,
और आकर्षित करने का मतलब सिंपल से क्या बताती, ये इसे रास्ता बताती, हाँ हम इधर है, इधर आना है, ठीक है, कुछ ऐसा सीन चलता है। सपोज करिए यहाँ पर ओवा है और इधर से क्या आपका स्पर्म जा रहा है, तो स्पर्म इधर चला जाए, इधर जाता है, ठीक, वो किसकी वजह जाता है, इनकी वजह से, क्योंकि इसके सिग्नल और इसके सिग्नल मैच करते हैं। फर्टिलाइजर किसमें पाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट में और बोर्ड में दोनों के लिए, ध्यान रखना कौन क्या कर रहा है। स्पर्म, शुक्राणु फर्टिलाइजर प्रोटीन होता है, ओवा में क्या होता है, अंडाणु में एंटी फर्टिलाइजर प्रोटीन होता है। क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, एक दूसरे को नहीं बोलेंगे, बोल सकते, लेकिन मैंने क्या है, ये तो मतलब नॉन मोटाइल होता है, एक जगह पर पड़ा रहता है, लेकिन मोटाइल कौन सा होता है, स्पर्म होता है, तो उसको आकर्षित करते हैं। ऐसे प्रकार से स्पर्म ज्यादा घूमते हुए यहाँ पहुंचता है जाकर के, ठीक है। तो ये प्रक्रिया जो होती है आपकी, ये यहाँ से कौन करता है, फर्टिलाइजर और एंटी फर्टिलाइजर, ठीक। अब थोड़ा सा लिखेंगे इसके बारे में। इसके बाद में और एक प्रोसेस होता है जिसे हम बोलते हैं आपका एक्टोसोमल रिएक्शन, ठीक। अब यहां से होगा क्या, सपोज करिए, देखो मैंने ये और ये दो चीज हो गई। अब यहां से क्या होता है, एक अंडाणु, अंडाणु मतलब ओवा, और इसमें क्या है आपके, ये बाहर मैंने बनाई थी कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, और इसके अंदर जोना पेलिसुडा है, और यहीं कहीं पर आपका क्या है, द्वितीयक अंडक होता है, सेकेंडरी ओसाइट है, ठीक, अंडक वो यहाँ पर है। होगा क्या, जब यहाँ से जब मिलते हैं, सपोज करिए यहाँ से पहुंच जाते हैं, इसके बाद में क्या होती है, एक स्टेप आती है जिसे बोलते हैं युग्मक मिलन। क्या बोलेंगे, युग्मक मिलन या युग्मक संलयन, युग्मक संलयन, ठीक। युग्मक संलयन में क्या होता है, एक ओवा है, इसके चारों तरफ बहुत सारे से जो कैपेसिटेटेड हैं, जो कैपेसिटेटेड हैं, ठीक है, जो क्षमताएं प्राप्त कर चुके हैं, मतलब जिनके ऊपर से ये प्रोटीन हट गई है, प्रोटीन नहीं निकला प्रोटीन, और अंदर कैल्शियम आयन आ चुका है, तो ऐसे बहुत सारे, यानी एक जा रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म क्या करते हैं, इसकी बॉडी पर आकर के, ऐसे कोरोना रेडिएटा पर आकर के चिपक जाते हैं, ठीक। अब कोरोना रेडिएटा पर चिपक जाते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, तो ये जो प्रोटीन ये हो जाती है, मैंने बताया एक्रोसोम, एक्रोसोम क्या करता है, यहां से एंजाइम रिलीज करता है। दो एंजाइम आपको याद रखने हैं, कौन कौन से हैं, तो उन्हें मैं आपको कहां पर यहां पर लिख दूंगा, हाइलोरेनिडेज, 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 और एक होता है आपका म्यूनिरिनिडेज, ठीक, हाइलोरेनिडेज, और एक होता है आपका म्यूरिनिडेज, म्यूरिनिडेज। ये एंजाइम क्या करेंगे, इसके ऊपर जो कोरोना रेडिएटा है, ठीक है, जो कोरोना रेडिएटा है, इसको क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, पचा देते हैं। क्या होगा, न्यूरिनिडेज होगा, न्यूरी आधा ना, न्यूरिनिडेज, ठीक। ये एंजाइम क्या करते हैं, ये दोनों का काम रहेगा, ये कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा का पाचन कर देते हैं, पाचन कर देते हैं मीन्स से गला देंगे, हट जाएगा यहाँ से। हटने के बाद में अब यहाँ से क्या, जो आपका स्पर्म है वो कांटेक्ट में आ जाएगा किसके, इस वाई लेयर के, जिसका नाम होता है जोना पेलुसिडा। क्या नाम होता है, जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा के संपर्क में आते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता है, एक्रोसोम के अंदर और एंजाइम होते हैं, जिन्हें एक्रोसिन बोलते हैं, लाइसिन होते हैं, ठीक, एक्रोसिन लाइसिन, वो एंजाइम एक्टिवेट होते हैं, और फिर ये पेनिट्रेट करता है जोना पेलुसिडा को। जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करेगा, तुरंत जस्ट यहीं पर क्या होते हैं, जोना पेलुसिडा के अंदर कुछ ऐसे कुछ कड़नमा, ऐसे ऐसे कड़ होते हैं, इसे बोलते हैं कॉर्टिकल के कड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल, कॉर्टिकल, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं कॉर्टिकल प्रक्रिया, कॉर्टिकल प्रक्रिया। इसमें हो रही थी एक्रोसोमल प्रक्रिया, एक्रोसोमल रिएक्शन, जिसे बोलते हैं कॉर्टिकल रिएक्शन। अब कॉर्टिकल रिएक्शन क्या करेगा, जैसे इसके संपर्क में आते हैं वैसे ये क्या करेगा, संपर्क में आ गए तो ये अपने आप से एक्टिवेट हो जाते हैं, और ये सब यहां से उठ के इससे बिल्कुल चिपक जाते हैं, किससे, जोना पेलुसिडा से। जोना पेलुसिडा चिपक जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ से जो ये आपके जो रहते हैं जोना पेलुसिडा, ये कैसी हो जाती है, ये कठोर हो जाती है,
कठोर हो जाती है मतलब है कि एक स्पर्म को तो अंदर ले लिया, बाकी और को अंदर नहीं लेती है। ठीक, जिससे क्या होती है, जो पॉलीस्पर्मी होती है उसके चांस नहीं रहते हैं, पॉलीस्पर्मी नहीं हो पाती है। ठीक है, वो कठोर हो जाती है, केवल एक को अंदर लेती है। इसके बाद में अगली स्टेप क्या होती है, कॉर्टिकल रिएक्शन में समझने के एक ही चीज इसी में आ जाएगी। ठीक, अभी लिख के बता देंगे सारी चीजें। इसके बाद में क्या होगा, अगली चीज में क्या होगा, आपके जो युग्मक हैं, ठीक, जो आपके बोले केंद्रक, उनका क्या होगा, संयोजन हो जाएगा, संलयन, केंद्रक संलयन। तो केंद्रक संलयन में क्या होगा, इसमें जो दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किसकी, स्पर्म और ओवा की, ये आपस में कैसे हो जाती है, फ्यूज हो जाती है, मीन्स मिल जाती है। और मिलने के बाद में क्या होंगे, जो इनके केंद्रक जो हैं, सपोज करिए ये है और ये है, ठीक, ये इसकी ऐसे मिल जाएगी, तो इसका केंद्रक इसका केंद्रक कैसे करके क्या हो जाएगा, मिल जाता है। और मिलने के बाद में क्या, ये पूरी एक कोशिका का निर्माण करता है, जिसे क्या बोलते हैं, जाइगोट। ठीक, बस यही होता है फर्टिलाइजेशन, मैंने यही पर लिख लिखा है, यहाँ पे लिखा है ना। अगुणित जिसमें कहते हैं एक क्रिया अंडवाहिनी में होती है, और एक चीज रहेगी लिखने से, वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप, जिसके फलस्वरूप द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक, तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने आपको समझाई है। अब उसे एक बार जल्दी जल्दी से लिखेंगे, कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी एंजाइम, कौन सी रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जस्ट एक मिनट। इसकी बेसिक चीजें मैंने अभी बताई आपके लिए कि सबसे पहले क्या होगा, वीर सेचन होगा। तो वीर सेचन में क्या होता है, जो वीर होता है वो मादा के योनि में डाल दिया जाता है। अब ये वीर डालने की जो प्रक्रिया जो होती है, ये आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों तरीके से होती है। ठीक है, क्योंकि जो आपके आईवीएफ वगैरह का नाम आपने सुना होगा, और नहीं सुना है तो लास्ट जो इसके जो सेकेंड चैप्टर है, इससे आगे आने वाला, उसमें आप इसके बारे में चर्चा करेंगे, पढ़ोगे आप लोग, तो उसमें भी जानेंगे उनके बारे में। और हालांकि थोड़ी चीज मैं आपको अंदाजा देना चाहेंगे, बीस सेचन में कृत्रिम में, जैसे आपने गाय भैंस के जो आर्टिफिशियल जो कृत्रिम गर्भाधान जो डॉक्टर होते हैं वो करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो सिरिंज में क्या होता है, वीर को भरा जाता है और डायरेक्ट इसमें जो होता है वो प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, तो वैसा ही प्रोसेस ह्यूमन बीइंग में चला आ रहा है। ठीक है, अभी भी होता है। तो इस प्रक्रिया, मतलब ये जो वीर सेचन प्रक्रिया होती है वो नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों तरह से होती है। ठीक, लेकिन मेरा मेन टॉपिक है निषेचन। अब जो चीज मैंने अभी जो समझाई है उस सबको लिखना है, उन सबका लिखना है। तो मैंने बाकी चीजें आपको बता दी, कुछ चीजें रहेगी बताने के लिए, कॉमन चीजें वो और समझ लेते हैं। उनमें क्या होती है, तो उसमें कुछ आपके पॉइंट है, जैसे स्पर्म है, स्पर्म यानी शुक्राणु, स्पर्म यानी शुक्राणु। तो शुक्राणु की हम बात करते हैं स्पर्म की, तो यह 48 घंटे तक, 48 घंटे तक फर्टिलाइजेशन कर सकता है। 48 घंटे के भीतर भीतर 48 घंटे तक ये एग से मिल जाता है, तो ते अंडे को फर्टिलाइज कर देगा। ठीक, अदरवाइज ये इसकी कैपेसिटी होती है, ये खत्म हो जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, और जब हम बात करेंगे आपकी अंडाणु की, अंडाणु की, तो ये 12 से 24 घंटे, 12 से 24 घंटे तक, इतने बीच में यदि इससे शुक्राणु मिल जाता है तो ये फर्टिलाइज हो पाएगा, अदरवाइज ये खत्म हो जाता है। ठीक, क्लियर, ये बातें हो गई। इसके बाद में अब हम थोड़ा सा और बात करते हैं, जब ये अंडोत्सर्ग होता है, तो अंडोत्सर्ग के समय, अंडो उत्सर्ग के समय अंडाणु
अंडाणु अंडाशय से निकलकर अंडाशय से निकलकर निकलकर हिमरी से होता हुआ हिमरी से होता हुआ अंडाणु हिमरी से होता हुआ एम्पूला में पहुंच जाता है। पहुंच जाता है, ठीक है। जिसमें एम्पूले तक पहुंचता है तो इसमें क्या होती है, पश्चिमावी गति होती है इसमें, क्योंकि जब मैंने आपको चीज पढ़ाई थी, जब वो ये ओवरी पढ़ाई थी, तो मैंने ये बताया था इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसी सीढ़ियां पश्चिमाव पाए जाते हैं। पश्चिमाव, वो पश्चिमाव क्या करते हैं, अंडाणु को ऐसे आगे ढकने में ऐसे ऐसे करते रहते हैं ताकि अंडाणु आगे के लिए मूव कर सके, ठीक है। तो वैसी चीज यहाँ पर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताई अंडोत्सर्ग के समय, ठीक है। अब अंडोत्सर्ग जो मैंने बताया था 14वें दिन होता है, 14वें दिन होता है, ठीक है। उस टाइम से क्या होता है, फिमरी में जाता है, फिमरी से क्या होता है, एम्पुला में आगे लिए फर्दर ढकेल लिया जाता है, ठीक, ये पक्ष होता हुआ। तो ये भाग रहता है आपका। अब इसके बाद में अब सुनेंगे मेन कहानी स्टार्ट करेंगे इसकी सेकंड की। तो सबसे पहले होता है क्या है, सबसे पहले जब स्पर्म पहुंचते हैं इसके अंदर, तो अब स्पर्म क्या होगा, स्पर्म में कुछ चेंजेस आएंगे जिससे हम बोलेंगे संघ संरचना या कैपेसिटेशन, ठीक है। क्या बोलेंगे, संरचना या क्षमतायन, क्षमतायन जिसे बोलेंगे कैपेसिटेशन, 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 ठीक, कैपेसिटेशन होता है। इस समय क्या होता है, इस समय कुछ परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, सबसे पहला, ठीक, फर्स्ट परिवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहला जो परिवर्तन होता है वो क्या होता है, वीर्य में उपस्थित निरोधी कारक। अब यहां से आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। निरोधी कारकों का तनुकरण। निरोधी कारक कैसे होते हैं, तनुकरण हो जाते हैं, डायल्यूशन हो जाता है इनका मतलब वो बहुत पतले हो जाते हैं, ठीक है। मतलब बोले तो नॉन इफेक्टिव, कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरी क्या हो जाता है, दूसरी चीज क्या घटती है इसमें, अगला क्या होता है, तो एक्रोसोम से, एक्रोसोम से ग्लाइकोप्रोटीन, जो मैंने अभी समझाया वो सब लिखेंगे अब। ग्लाइकोप्रोटीन व कोलेस्ट्रॉल हट जाते हैं, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल का हटना, का हटना, ठीक है, वो चीज उधर लिखी है। दूसरी चीज है, तीसरा क्या रहेगा, तीसरा अगला पॉइंट क्या रहता है, इनकी झिल्ली होती है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैल्शियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है, कैसी हो जाती है, परमिएबल हो जाती है, ठीक है। कैल्शियम आयन के लिए परमिएबल हो जाती है। मीन्स क्या है, इसमें जो भी आपके कैल्शियम आयन होंगे वो आसानी से यूट्रस में, वो आसानी से कहां चले जाएंगे, आपके स्पर्म के अंदर चले जाएंगे, ठीक। तो इतने सारे जो चेंज होते हैं वो किसमें हो जाते हैं, आपके क्षमतायन यानी कैपेसिटेशन में। अब यहां से शुक्राणु क्या होगा, फिर मूव करेगा आगे के लिए, ठीक। अब अगली चीज क्या होगी, जब आगे जा रहा होगा तो उसे रास्ता बताएगा, वो मैं पॉइंट यहाँ पे मिस करूंगा, जो मेन पॉइंट क्या है उसकी बात करेंगे, ठीक। चलो, इसके बाद में आगे जब मूव करेगा तो दूसरी हेडिंग बनती है आपकी, ये फर्स्ट हो गई, सेकंड करेंगे। सेकंड हेडिंग होती है, यहाँ पर क्या होते हैं आपके जो युग्मक होते हैं, युग्मक, युग्मकों का मिलन,
जो आपके गैमेट हैं वो मिलते हैं। अब मिलते हैं तो मिलने में क्या होते हैं, तो यहां पर क्या होते हैं, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे शुक्राणु, बहुत सारे शुक्राणु ओवा यानी अंडाणु की कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक, चिपक जाते हैं। उसी समय क्या होता है, कुछ अंडाणु, जैसे एक बहुत सारे होते हैं वो ट्राई करते हैं अंदर जाने के लिए, लेकिन सारे सक्षम नहीं होते। केवल एक ही शुक्राणु होता है जिसका हाइड्रोडेज और न्यूरोडेज जो एंजाइम होते हैं वो कोरोना रेडिएटा को गला करके और अंदर प्रवेश कर पाते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पर, चिपक जाते हैं, आप लिखेंगे हाइलो एक्रोसोम से, एक्रोसोम से। अब मैं पेन यहां पर चेंज करूंगा और आप ध्यान से देखिए, मैं लिखूंगा क्या, आपको ये चेंज रखना है, याद रखना है, हाइलोरोनिडेज, 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 और आपका है न्यूरिनिडेज, न्यूरिनिडेज। ठीक है, क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपका न्यूरिमिनिडेज, न्यूरिमिनिडेज, न्यूरिमिनिडेज एंजाइम। एंजाइम कोरोना रेडिएटा, अब मैं यहाँ पर कोरोना CR लिख दूंगा, CR, कोरोना रेडिएटा को पचा देता है, पचाकर अलग कर देता है, पचा देता है। ठीक, तो यहां पर ये तो क्रिया हो जाती है आपकी, किसी क्रिया हो जाएगी आपकी हाइड्रोडेज और न्यूक्लियोडेज। ये दो एंजाइम क्या करें, कोरोना रेडिएटा की परत को गला देंगे और स्पर्म को जो है अंदर के लिए प्रवेश कर जाता है। स्पर्म अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहली जो लेयर मिलती है वो मिलती है आपके लिए ज़ोना पेलिसुडा। ठीक है, किसकी मिलती है, ज़ोना पेलिसुडा। तो अब यहां पर क्या होगा, आपकी दूसरी चीज हो जाएगी सेकंड, तो वो मैं क्या लिखूंगा, यहां से लिख लेंगे। अब चला गया, यहां से पचा देता है। अब शुक्राणु क्या हो जाएगा आपका, इसी में जोड़ देंगे आगे। अब शुक्राणु ज़ोना पेलिसुडा, ज़ोना पेलिसुडा के संपर्क में आ जाता है, ज़ोना पेलिसुडा के संपर्क में आ जाता है। तो यहां पर क्या होती है, यहां पर एक्टोसोमल रिएक्शन होती है, इसे क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन, एक्रोसोमल प्रक्रिया, एक्रोसोमल प्रक्रिया। तो एक्रोसोमल प्रक्रिया में क्या होता है आपका, एक्रोसोमल प्रक्रिया में क्या होता है, एक्रोसिन एंजाइम। ठीक है, कौन सा रहेगा, एक्रोसिन एंजाइम, इसे लिखेंगे एक्रोसिन और लाइसिन, एक्रोसिन लाइसिन एंजाइम ज़ोना पेलिसुडा, तो मैं लिखूंगा ZP। ठीक है, क्या लिखेंगे, ZP, ज़ोना पेलिसुडा को भेद देता है। ठीक है, एंजाइम होते हैं वो इसको क्या कहते हैं, भेद देते हैं, भेद देते हैं। ठीक, जैसे ये भेजते हैं उसी टाइम में क्या होता है, जो आपके कॉर्टिकल जो कण होते हैं, कॉर्टिकल पार्टिकल होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और वो किसे
जोना पेलिसिडा को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तभी वो क्या थोड़ी सी दृढ़ हो जाती है, मोटी हो जाती है, ताकि बाकी और जो स्पर्म है वो कहीं एंट्री ना कर जाए। ठीक है, जिससे भेज देते हैं, जिससे, चलो यहीं पर लिख लेंगे, जिससे, जिससे कॉर्टिकल के कण सक्रिय होकर सक्रिय होकर जेडपी जोना पेलिसिडा के पास चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं एवं उसे दृढ़ बना देते हैं, दृढ़ बना देते हैं, दृढ़ बना देते हैं। दिख रहा है यहां तक? दृढ़ यानी मजबूत बना देते हैं, बना देते हैं। ठीक, तो अब यहां से क्या होगा, जिससे क्या, जिससे अब दृढ़ हो जाती है तो बाकी एक तो एंटर कर गया है, वो तो आ ही गया है, लेकिन इसके बाद बाकी और बचे हुए वो नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो यहां से क्या यहां पर मैं लिख दूंगा, जिससे पॉलीस्पर्मी, या लिखेंगे बहुशुक्राणुता। ठीक है, जिससे बहुशुक्राणुता, जिससे बहुशुक्राणुता नहीं हो पाती। ठीक, तो ये सब के रोल थे वो मैंने आपको थोड़ी सी जगह में लिखकर बता दिए हैं, लेकिन समझा सारे दिए। आपको चाहे तो मैंने समझाया वैसे लिख लो, और या आप ये नोट कर सकते हो। ठीक, वो आपकी मर्जी, जैसा भी आप करना चाहो वो आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद में हमारा एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, जिसमें क्या होंगे, जो केंद्रक रह जाते हैं वो आपस में संलयित होते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, केंद्रकों का आपस में संलयन कराएंगे। अब यहां से चीज मैंने आपको लिखी थी, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दोनों की, वो क्या होगी, आपस में फ्यूज हो जाएगी, मतलब मिल जाएगी। और मिलने के बाद में क्या होगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल जाती है, दोनों की एक हो जाएगी, तो दोनों को केंद्रक मिल जाएंगे। ठीक है, तो केंद्रक मिल जाएंगे तो बस केंद्र की मिलना तो है, क्या यही तो लिखी हुई परिभाषा भाई, केंद्रक मिला रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो हो गया निषेचन। ठीक है, तो इसको खत्म करने के बाद मिटा दे, इसके बाद में लिखूंगा आपकी अगली हेडिंग, केंद्रकों का संलयन। तो हेडिंग डाल देंगे केंद्रक संलयन। केंद्रक संलयन। ठीक, अब यहां पर क्या होता है, इसमें जो दोनों की प्लाज्मा झिल्ली जो होती है, ठीक है, क्या होती है, अंडाणु शुक्राणु, शुक्राणु व अंडाणु की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाती है। ठीक है, मीन्स बोले आपस में मिल जाती है, जिससे दोनों के अगुणित केंद्रक, शुक्राणु और अंडाणु के दोनों के अगुणित केंद्रक मिल जाते हैं। दोनों के अगुणित केंद्रक, ये भी लिखना, थोड़ा सा कर लेना, थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, ये भी पढ़ लो, 180 डिग्री एंगल पर। ठीक है, 180 डिग्री के कोण पर दोनों केंद्रक 180 डिग्री कोण पर मिल जाते हैं या मिलते हैं। ठीक है, तो ये मिलते हैं, ये पूरी की प्रक्रिया होती है, उससे हम कहते हैं निषेचन। अब ये मिलते हैं, जिससे क्या होता है, जायगोट का निर्माण होता है। चलो ये भी लिख लेंगे, मिलते हैं जिससे टिगुमनज यानी जायगोट का निर्माण होता है, का निर्माण होता है। अब ये इगुणित बनता है, ये कैसा बनता है, द्विगुणित बनता है। ठीक है, कैसा होता है, द्विगुणित होता है।
ठीक, तो अभी तक पूरा निषेचन में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगला टॉपिक आता है, वो आता है आपका लिंग निर्धारण का। लिंग निर्धारण की बात करते हैं तो आपको थोड़ा पढ़ेंगे इसमें, लेकिन इसके आगे आने वाले चैप्टर में और डिटेल पढ़ा जाएगा। लेकिन हालांकि जब दे रखा है एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो टॉपिक थोड़ा सा पढ़ना है। तो आप यहां पर लिख लेंगे लिंग निर्धारण, एक हरी डालेंगे लिंग निर्धारण, ठीक है, लिंग निर्धारण। लिंग निर्धारण में क्या होता है? तो लिंग निर्धारण में आपको क्या होता है, आपको पहले तो थोड़ी सी एक चीज बेसिक बता दें। यदि मान लो समझ लो कि ये आपको क्या है, वो मिल रहे हैं आपके केंद्रक, एक केंद्रक मिल रहा है जिसमें एक्स और एक्स गुणसूत्र है, और एक मिल रहा है, चलो इसमें एक्स वाले हैं, ओनली एक्स है, और ये दूसरा है इसमें वाई है, ठीक है, क्योंकि अवृत होते हैं आपके ये। तो जब ये मिल जाएंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एक्स और वाई वाला बना जाएगा। तो एक्स और वाई ऐसी कंडीशन बनती है तो क्या होता है, इस केस में जो संतान होगी वो लड़का होगी, ठीक। और वाई चांस क्या है, एक ओवा एक्स का है और सॉरी शुक्राणु, और इधर से क्या है आपका गैमेट, ये वाई है, ठीक है, ये सॉरी ये भी एक्स है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो जो दूसरा जो जाइगोट बनेगा उसमें एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे। जब एक्स एक्स गुणसूत्र होंगे तो यहाँ पर जो संतान होगी वो क्या होगी, वो लड़की होगी, ठीक है, वो लड़की होगी। अभी तक मैंने ये नहीं बताया एक्स वाई किस में होते हैं किस में नहीं होते, बट केवल इतना होता है कि एक्स और वाई, एक्स 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 तो एक्स एक्स मिलेगा तो लड़की रहेगी, एक्स वाई तो एक्स वाई बनेगा तो फिर लड़का होगा, ठीक है। ये कुछ क्या है आपकी सिंपल सी बातें हैं, मोटी बातें हैं, लेकिन अब कैसे होता है रियल में समझो मेरी, इधर अब सुनेंगे हम क्या होता है। देखो हम बात करते हैं मानव में, तो मानव में हम बात करते हैं, मानव में नर की बात करते हैं। तो नर की बात करते हैं, नर में क्या होता है, नर में 50% शुक्राणु ऐसे होते हैं, 50% शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें जिनमें क्या होते हैं, ओनली एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और 50% शुक्राणु ऐसे होते हैं जिनमें एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, मतलब यानी एक्स एक्स वाले होंगे और में वाई वाई वाले होंगे, ठीक, इतना मानो 50%। यदि हम बात करते हैं नर में, मादा में बात करते हैं, मादा में, तो मादा में क्या होता है, फीमेल में 100% जितने भी ओवा होंगे, जितने भी अंडाणु होंगे, ठीक है, जितने भी अंडाणु होंगे वो एक्स एक्स वाले होंगे, एक्स एक्स गुणसूत्र वाले होंगे, ठीक है, क्लियर। क्या पता इसमें आधे होते हैं एक्स वाले, आधे होते हैं वाई वाले, ठीक। अब इन केस कौन सा फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है, कौन सा फर्टिलाइज कर रहा है कि एक्स वाला फर्टिलाइज कर रहा है, वाई को फर्टिलाइज कर रहा है। इधर तो सिंपल है, इधर तो आना ही आना है एक्स, इधर से जितना भी अंडाणु आएगा, एक आया दो आया कितने अंडाणु आए, ठीक है, उनमें क्या होगा आपके एक्स एक्स ही आएगा, ठीक। इनमें रहता है आपका 50-50, आधे होते हैं एक्स वाले, आधे होते हैं वाई वाले, ठीक। तो अब एक फ्लो चार्ट से इधर समझेंगे हम। इधर मान लो भाई ये मैंने बना दिया है, इधर मेल का है और इधर लिख लेंगे फीमेल का। इधर तो कुछ संशय है नहीं, इधर तो एक्स एक्स ही है और इधर एक्स और वाई है। तो मानिए ये एक्स है, ये इस एक्स से जब करता तो एक्स एक्स बनेगा। अगेन यही वाला एक्स क्या करेगा, इस एक्स से मिल जाता है तो एक्स एक्स मिल गया, ठीक। अब रहा भाई बाई, तो बाई को मैं, ये बाई है ये एक्स है, तो इससे मिल जाएगा तो एक्स बाई बन जाएगा। अगेन इसका और इसका मिल हो जाता है तो एक्स बाई, ठीक। तो इन दो केस में ये एक्स और एक्स, ये क्या, ये संतान जो होगी एक्स एक्स वाली वो लड़की होगी, और एक्स वाई वाले जो होंगे ये क्या होगा, ये संतान लड़का होगी, ठीक, ये संतान लड़का। तो 50% चांस होते हैं किसके, लड़का या लड़की होने के, ठीक। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक हमारे समाज में क्या है, एक बड़ा मतलब एक ऐसी धारणा बनी हुई है कि जिससे औरत के जिससे लड़की होती है, ठीक है। तो दोष नहीं है वो, पूरा तो दोष होता है
ठीक, उसकी रिस्पॉन्सिबल क्या, मतलब फीमेल को ठहराया, मतलब महिला रिस्पॉन्सिबल होती है। हालांकि टेक्निकल वैज्ञानिक रूप से देखते हैं तो महिला के इसमें कोई कहीं तक कोई हद तक रोल नहीं, क्योंकि उसके पास ओनली एक्स गुणसूत्र होते हैं, मेल के पास क्या होते हैं, एक्स और वाई होते हैं। तो दिक्कत यहाँ से आती है, यहाँ से कौन सा जा रहा है, उधर से तो कॉमन आना ही आना एक है, ठीक है। तो यहाँ पर यानी लिंग निर्धारण का जो रिस्पॉन्सिबल उत्तरदायित्व है वो पिता पर होना चाहिए, ना कि माता पर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। तो ये चीज आप अच्छे से दिमाग में अपने बिठा लें और समाज में आप एक अच्छी जिम्मेदार नागरिक बने, ठीक है। और आसपास समझाएं कि हाँ ऐसा होता है, तो इन्हें दोष ना दिया जाए, दोष इनका होता है, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखना चाहेंगे, लिखेंगे यहाँ पर शिशु का लिंग निर्धारण। क्या लिखूंगा, शिशु का लिंग निर्धारण। शिशु का लिंग निर्धारण का उत्तरदायित्व पिता का होता है, ना कि माता का, ना कि माता का, ठीक है। इस लाइन को आप अच्छे से एक अच्छे नागरिक बनना चाहते हैं समाज में, तो आप इसको, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट तो फिलहाल में नहीं है ज्यादा, लेकिन वो वहां से, लेकिन समाज में एक अच्छे नागरिक होने के नाते, ठीक, एक अच्छी माँ होने के नाते, एक अच्छा पिता होने के नाते आप इन्हें अच्छे से अपने समाज, अपने जीवन में उतार सकते हो, ठीक। तो ये आपका सिंपल से बेटा वीडियो था किसका, निषेचन का। तो मैंने उम्मीद की निषेचन से रिलेटेड कोई भी एंजाइम, कोई भी क्रिया, कोई भी लेयर ना छूटे, और कहीं से कोई तक आप लग रहा है कि आपने कुछ ज्यादा है या कहीं कम रहा है, तो आप कमेंट में करके बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जायगोट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।